नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र सर ऑफिशियल में। और आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रीवियस पेपर्स। एक दिन पहले ही मैं 2019 का लोक सेवा आयोग का प्री का फर्स्ट जीएस फर्स्ट का पेपर अपलोड कर चुका हूं, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। आज हम लेकर आ रहे हैं 2018 का प्रथम प्रश्न पत्र। तो चलिए शुरुआत करते हैं सामान्य अध्ययन के प्रश्न से। मैंने यहाँ पर सेट ए लिया है, आप चाहें तो आप भी चेक कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के राज्य पक्षी का नाम क्या है? तो ये आपको पता है, शाही बुलबुल, इसे ही पैराडाइज फ्लाई कैचर के नाम से जाना जाता है। भारत देश का जो राज्य का जो पक्षी है वो क्या है? मोर, है ना। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलिए, ये भी इजी क्वेश्चन है। एनजीटी, एनजीटी का फुल फॉर्म क्या है? एनजीटी का फुल फॉर्म आपको पता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। हाल फिलहाल में अध्यक्ष कौन है? जस्टिस AK गोयल। अगला प्रश्न देखिए, यह प्रश्न बार बार पूछा जा रहा था, अभी तक इसकी ये प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे पहला जैविक खेती पर आधारित राज्य कौन सा है? तो आपको पता है, सिक्किम राज्य जो है वो जैविक खेती करने वाला भारत देश का पहला राज्य बना। काफी लंबे समय तक 2-3 साल तक ये प्रश्न देखने को मिल रहा है बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलिए। मेट्रोपॉलिटन शहरों में निम्न में से कौन सा या कौन से मुख्य वायु प्रदूषक एयर पॉल्यूटेंट हैं? तो इसे देखिएगा, ध्यान से देखिए आप। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट हो रही थी, इस वजह से आयोग के द्वारा इसे डिलीट कर दिया गया है। अब आयोग के द्वारा ही डिलीट कर दिया गया है तो हम भी यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहेंगे और हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास कि निम्न में से कौन सी एक औषधीय फसल है ना। औषधीय फसल है, आप देख रहे हैं आयुर्वेदिक हाल फिलहाल कोरोना की वजह से काफी बढ़ रहा है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए यहीं पर ये प्रश्न आ रहा है। तो इसका आंसर आएगा घृत कुमारी, इसे ही एलोवेरा के नाम से आप जानते हैं। तो ये औषधीय फसल है, आपके घर में भी होती है। आपको पता होना चाहिए कि ये घृत कुमारी एलोवेरा 24 आवर्स मतलब सुबह भी और शाम को भी ऑक्सीजन ही रिलीज करती है। बाकी के पौधे सिर्फ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, फोटोसिंथेसिस के समय पर ही ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, रात में वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ऐसा एक क्या है, जैसे आप उपयोग करते हैं ह्यूमन बीइंग, लेकिन एलोवेरा क्या रात में भी ऑक्सीजन ही रिलीज करता है। तो महत्वपूर्ण पौधा है, इसीलिए घर में लगाना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, प्रकाश संश्लेषण मीन्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? तो स्पष्ट है भाई, रासायनिक ऊर्जा के रूप में, है ना। जब वो केमिकल फॉर्म में चेंज होगा तभी तो उसे क्या किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, रूपांतरण किस रूप में होता है भाई? रासायनिक ऊर्जा के उपयोग में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला है, मनुष्य की श्रवण की सीमा क्या है? तो आपको बार बार क्वेश्चन आता है, आपको पता है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, है ना। फर्स्ट वाला ऑप्शन आएगा इसका क्या? ए। अगले प्रश्न की तरफ चलिए, निम्न में से कौन सा एक मरुस्थल है? अब देखिए ये ज्योग्राफी से संबंधित है, इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित है। तो आपको पता है भारत देश में मरुस्थल वाला एरिया कहाँ पर पड़ता है भाई? थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल कहाँ पर है? हमारे पास राजस्थान और गुजरात का जो कच्छ वाला इलाका है वहां पर पड़ता है। अब इसे क्या कहा जाता है? ये जो मेन इलाका है वो है सिंधु का मैदान, है ना। तो सिंधु का जो क्षेत्र है उसे ही कहा जाता है कौन सा? मरुस्थल का क्षेत्र। गंगा का मैदान आपको पता है सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र है, विश्व के सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। असम के क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा आ जाता है। मध्य भारत में भी काफी नदियां विद्यमान। तो इसका आंसर आएगा कौन सा? ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी दिवस, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। मैं आपको बार बार बताता हूँ, करंट अफेयर्स की सीरीज में भी मैंने आपको कई बार बताया था कि 22 मार्च को हम मनाते हैं कौन सा? वर्ल्ड वाटर डे। 22 अप्रैल को हम मनाते हैं वर्ल्ड अर्थ डे, और 22 मई को हम मनाते हैं वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। 3 शब्द आते हैं, WEB वेब, है ना। 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है बायोडाइवर्सिटी। इस साल 2020 जो पर्यावरण दिवस मनाते हैं हम 5 जून को, उसकी थीम भी क्या है? बायोडाइवर्सिटी। तो बहुत महत्वपूर्ण है भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पर है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर बुक्स के नाम दिए हैं और लेखकों के नाम यहाँ पर दर्शाए गए हैं। तो इसका आंसर आना चाहिए लास्ट वाला, आइलैंड्स ऑफ लॉस्ट गर्ल, कुणाल बसु। ये इनकी पुस्तक नहीं है। द बर्निंग फॉरेस्ट है नंदिनी सुंदर की। वन इंडियन गर्ल चेतन भगत की है। जिन्ना ऑफन केम टू आवर हाउस से किरण दोषी की पुस्तक है। तो लास्ट वाला जो है वो इसका आंसर आएगा सही, मतलब ये सुमेलित नहीं है, डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अगला प्रश्न है हमारे पास कि 2017 में मध्य प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट पर हुए उपचुनाव में से कौन सी महिला निर्वाचित हुई थी। तो देखिए करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है, इसका आंसर था संपतिया उइके, इसीलिए करंट अफेयर से क्या रहिए, अपडेट रहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि जनवरी 2018 तक भारत और पाकिस्तान ने एक समझौते के तहत अपने नाभिकीय ठिकानों की सूची का कितनी बार आदान प्रदान किया है, जिसमें कहा गया है कि दोनों देश एक दूसरे के नाभिकीय ठिकानों पर हमला नहीं करेंगे। ये भी करंट अफेयर से संबंधित है। तो भाई 27 बार आदान प्रदान किया जा चुका था जनवरी 2018 तक। महत्वपूर्ण प्रश्न है, करंट अफेयर से संबंधित है, आपको कंफ्यूज करने की स्थिति। देखिए मैं हमेशा आपको बताता हूँ 25, 26, 27, 28 ऐसे इन्होंने दे दिया है। आपने अगर ध्यान नहीं देंगे, आप पढ़ा नहीं होगा तो आप गलती करके आ जाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। विशाल सिक्का के स्थान पर इन्फोसिस का सीईओ किसे नियुक्त किया गया। अब देखिए सीईओ का क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का, और विशेषतः किसका, इन्फोसिस का। इन्फोसिस आपको पता है बहुत बड़ी भारत देश की आईटी कंपनी है, जिसका भारत देश के बाहर भी अच्छा खासा व्यापार होता है। तो इसका जो नए सीईओ उस समय नियुक्त किए गए थे वो थे सलिल पारेख। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। अगला प्रश्न है, वर्तमान में आईएमएफ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है। वर्तमान में मतलब जब यह पेपर आयोजित किया जा रहा है, यहाँ पर कितनी थी भाई, 189। तो बी आएगा इसका आंसर सही। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2013 में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई थीं। अब ये थोड़ा सा महिला से संबंधित प्रश्न आता है। देखिए ये भी पूछा जाता है संविधान सभा में कितनी महिलाएं हैं, ये भी पूछा जाता है लोकसभा में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई, इसीलिए विधानसभा में भी ये प्रश्न बनता है ना। कौन से नंबर का, 15 नंबर का। इसमें भी क्या कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट हो गई थी आयोग के द्वारा, तो यह डिलीट कर दिया गया था। तो अब हम इसमें बात नहीं करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। अगला प्रश्न है हमारे पास, मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, मध्य प्रदेश क्या फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। तो यह पारित किया गया था वर्ष 2005 में। बहुत महत्वपूर्ण है भाई एफआरबीएम एक्ट, है ना। जो फिजिकल ड्रिफ्ट रहता है, जो घाटा रहता है, उसे नापने के लिए सब किया जाता है कि सरकार ज़्यादा कर्ज ना ले ले कि बाद में उसे दिक्कत जाए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस तिथि को जेरूसलम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता दे दी थी। बहुत ज़्यादा आपको पता है कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन रहती है यहाँ पर इजराइल की और फिलिस्तीन के बीच में। तो यहाँ पर अमेरिका क्या खुलकर साथ देता है इजराइल का। एग्जैक्ट आपसे देखिए डेट पूछी गई है, तो इसका आंसर आएगा 17 का डी, 6 दिसंबर 2017। अब नई राजधानी क्या है भाई, जेरूसलम। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। वर्ल्ड बैंक और डीआईपीपी के द्वारा अक्टूबर 2016 में जारी की गई कारोबार सुगमता रैंकिंग, भाई बहुत महत्वपूर्ण है कारोबार से संबंधित। कारोबार सुगमता रैंकिंग में किन 2 राज्यों को संयुक्त रूप से पहला दर्जा मिला था। तो देखिए वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के बारे में सीधा सीधा पूछा जा रहा है, एक रैंकिंग के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर आएगा डी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। नेक्स्ट देखिए हमारा एक प्रश्न बनता ही है कि हर बार पीएससी से क्या एंशियंट जो धर्म रहता है तो वहां से एक आध क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो यहाँ पे फिर से पूछा गया है कि कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है। तो जैन धर्म से संबंधित है कालिका पुराण। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्थवाह भी कहा जाता था, है ना। 2019 के पेपर में आपने देखा था पणी पूछा था, पणी, है ना। पणी किसको कहते थे, व्यापारी वर्ग को कहते थे। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है प्राचीन काल में किस वर्ग को सार्थवाह भी कहा जाता था। तो सार्थवाह कहा जाता था सी, वैश्य को, है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि शुंगों के पूर्वज मूलतः किस स्थान से थे। तो 21 का आंसर आएगा सी, उज्जैन, है ना। शुंगों के पूर्वज मूलतः किस राजवंश थे, पुष्यमित्र शुंग की बात कर रहा हूं मैं, ब्राह्मण राजवंश की स्थापना की, है ना। तो ये कहां से आएगा, सी। बहुत सारे बच्चे बहुत कंफ्यूज थे इस प्रश्न पे जब उस समय पर यह पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलिए। अगला प्रश्न हमारे पास शेर शाह सूरी का उत्तराधिकारी कौन था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था, बहुत सारे बच्चे गलत करके आए थे। तो यह था इस्लाम शाह, है ना। लोग सोच रहे थे शेर शाह के बाद खत्म ही हो गया था उसका समय, एकदम से खत्म नहीं हुआ था। पहले शेर शाह सूरी की मृत्यु होगी, उसके बाद फिर उसका बच्चा आएगा, वो उसे सस्टेन नहीं कर पाएगा, इसीलिए फिर क्या होगा, दोबारा मुगल वंश की स्थापना हो जाएगी। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। ईस्ट इंडिया कंपनी की आरंभिक या प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहां पर थी। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद है आपने लगा दिया होगा, सूरत, है ना।
पहले कंपनियां सूरत में ही टिकना चाह रही थी, लेकिन वहां पर टिकने नहीं दिया गया था जहांगीर के समय में और बाकी के समय पर, इसीलिए फिर बाद में कोलकाता वाले रीजन में वो गए थे और वहीं से फिर कंपनी का धीरे धीरे प्रभुत्व स्थापित होता चला गया। मुख्यतः सन 1757 में प्लासी की लड़ाई, उसके बाद बक्सर की लड़ाई के बाद। तो प्लासी की लड़ाई टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। हमारे पास अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरफ से भ्रष्ट, अत्याचारी और हीन है, यह किसने कहा था? तो आपको पता होगा, ए सिस्टर निवेदिता का ऐसा कथन था कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, भ्रष्ट है, अत्याचारी, इसलिए इसे क्या हटा देना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, बहुत सारे बच्चे गलत करके आए थे उस समय, मुझे याद है। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा सी यूसुफ मेहर अली ने दिया था, ना कि महात्मा गांधी ने। 90% बच्चे इसका आंसर लगा कर आए थे महात्मा गांधी, लेकिन सही जवाब क्या था? यूसुफ मेहर अली। यही कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपको आपके क्या है पेपर से दूर कर देते हैं। ये बहुत बहुत सिंपल सा प्रश्न है ये 26वां वाला। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्लान्ड इकोनॉमी पुस्तक के लेखक आपको पता है, नंबर ए एम विश्वेश्वरैया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि किस नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड कहा जाता है? तो ये भी सरल सा क्वेश्चन है, आपको पता है। ए चरण पादुका नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। भारत देश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न है। भारत देश की सबसे लंबी नदी कौन सी है भाई? गंगा नदी है ना, जो सबसे ज्यादा भारत देश की जीवन रेखा भी कही जाती है, 5 राज्यों से गुजरती है। नेक्स्ट देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से ही संबंधित है। भारत का दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? सबसे क्या सदर्न वाली है ना। तो 29 नंबर का हमारा आंसर आएगा सी, कार्डामम की पहाड़ियां। बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत से बच्चे अन्नामलाई लगा के आए थे, अन्नामलाई नहीं है, कार्डमम की पहाड़ियां है ना। नेक्स्ट चलिए, अगला प्रश्न हमारे पास, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है? ये भी देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है? तो इसका आंसर आएगा क्या? उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? देखिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। पहला वाला तो आपको अभी अभी पता चल गया कौन सा है, गंगा नदी। अब दूसरे वाले में क्या आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा सी, गोदावरी बेसिन। क्वेश्चन यहां से घुमा के भी कर दिया जाता है कि दक्षिण भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो गोदावरी बेसिन। या पूछ लिया जाता है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी? गोदावरी नदी। या पूछ लिया जाता है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है ना, तो कौन सी? गोदावरी नदी। अगले प्रश्न की तरफ देखिए, पाक जल डबरू मध्य, इसे इंग्लिश में कहते हैं पाक स्ट्रीट, किनके मध्य में स्थित है? तो मैप से संबंधित क्वेश्चन है ये। देखिए ये है, आपको पता है भारत और श्रीलंका के बीच में है ये पाक जल डमरू मध्य। इजी सा क्वेश्चन था। अगले प्रश्न की तरफ देखिए, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ, ठीक है, ये क्या? एक निम्न दाब की पेटी है, लो प्रेशर की बेल्ट है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ये किससे है? ज्योग्राफी से, क्लाइमेटोलॉजी से क्वेश्चन ये उठाया गया था। तो ये ITCZ एक निम्न वायु दाब की पेटी है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आपको पता है कि हमारी क्या है, जो इक्वेटर होती है वहां पर रेखाएं हल्की सी क्या है, हवाएं ऊपर उड़ जाती है, तो वहीं पर ITCZ का निर्माण एक लो एयर प्रेशर बेल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। इसका आंसर क्या आएगा? भूमध्य रेखा, क्या? इक्वेटर। अगले प्रश्न की तरफ चलिए, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है किसके लिए? टाइगर के लिए। तो इसका आंसर आएगा डी, बाघों के लिए प्रसिद्ध है ना कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। अगला देखिए, नेपाल नगर का संबंध किस उद्योग से है? बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आपको पता अखबारी कागज है ना, नेपाल नगर का संबंध कहां से है? अखबारी कागज से है। अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक 80 डिग्री ईस्ट, यहां ध्यान रखिएगा, 80 डिग्री पूर्वी देशांतर या उसके निकटतम स्थित है? मैप से संबंधित क्वेश्चन है। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि आप हमेशा मैप से क्या करिए, दोस्ती करिए, बीच बीच में हमेशा देखते रहा करिए। आप कहाँ रहते हैं? आप इंदौर में रहते हैं तो इंदौर के बारे में मोटा माटी आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। जबलपुर में रहते हैं तो जबलपुर के बारे में पता हो। मध्य प्रदेश में रहते हैं तो मध्य प्रदेश के बारे में पता हो। दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली के बारे में पता हो। भारत देश में रहते हैं तो थोड़ा बहुत तो आपको क्या है, पता होना चाहिए। तो आप हमेशा मैप देखते रहा करिए। तो देखिए ये उसी का फल है ये वाला प्रश्न। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक 80 डिग्री पूर्वी देशांतर या उसके निकटतम स्थित
है। तो 36 में एक प्रश्न आया, इसका आंसर आएगा क्या? जबलपुर। आपको पता है 82.5 डिग्री में हम क्या है, भारत देश की भूमध्य रेखा, मतलब जो भारत देश को क्या बराबर बराबर काटती है, और उसी को हम मानते हैं क्या, हमारा टाइम जोन। तो 82.5 डिग्री से थोड़ा सा नजदीक में, मतलब 80 डिग्री के आसपास आता है जबलपुर का क्षेत्र। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, मध्य प्रदेश में भावांतर भुगतान योजना किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो अगर आपको याद होगा उस समय पर बहुत ज्यादा ये भावांतर योजना का काफी सरकार ने भी क्या एड वेड किया था, काफी पेपर में भी आता था, तो बहुत महत्वपूर्ण थी, इसलिए पूछ लिया गया। कृषि से संबंधित थी ये, बीजेपी की सरकार की थी भावांतर भुगतान योजना। अगले प्रश्न की तरफ देखिए, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीमा सुरक्षा बल के पास किन देशों की सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व है? तो 38 नंबर में आपको पता है पाकिस्तान और बांग्लादेश, है ना। तो सी इसका आंसर आएगा। आपको पता है चीन के साथ कौन सी मैकमोहन रेखा रहती है, और यहाँ पर आईटीबीपी है जो मेन कार्य है सुरक्षा का वो देखता है। म्यांमार की सीमा के साथ कौन देखता है? असम राइफल्स। और भारत और पाकिस्तान के बीच में देखता है कौन? बीएसएफ सीमा सुरक्षा फोर्स। क्योंकि आपको पता है बांग्लादेश भी पहले क्या था, पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, इसलिए उसकी भी जिम्मेदारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को ही दी गई है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्या भारत के बीच की और पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा का कौन करता है सुरक्षा? बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस। अगले प्रश्न की तरफ देखिए, हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे? देखिए राज्यपाल से संबंधित आपने 2019 में भी देखा था प्रश्न, यहाँ पर भी राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य क्या है चुनाव अधिकारी, और हमारे मुख्य सेक्रेटरी जो हमारे क्या रहते हैं चीफ सेक्रेटरी जिसे हम कहते हैं, इन सब की पूरी आपको क्यों पता होना चाहिए। एक तो आपको ये भी पता होना चाहिए अभी कौन है, अभी और पहला वाला तो बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, और बीच वाले भी कम से कम आप उनको नाम को बार बार पढ़ते रहिए ताकि आपको ये पता चल जाए कौन क्या था, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए हम देखें फिर से, मैं रिपीट कर रहा हूं, मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे हैं, तो 39 का हमारे पास आंसर आएगा कौन? सी, जस्टिस जीडी दीक्षित। तो ये हमारे क्या है राज्यपाल नहीं रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्राप्त होती है? बार बार पूछा जाता है, ये ऑर्डिनेंस से संबंधित प्रश्न है ना। क्या आएगा भाई 40 का आंसर? 40 का आंसर आएगा 213। आपको पता है जो राष्ट्रपति जारी करता है वो किसके तहत करता है? 123 के तहत, और यहां पर जस्ट वो थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, ये हो जाता है क्या 213 के तहत। बार बार प्रश्न पूछा जाता है। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न था, वर्ष 2011 और 12 से लेकर 15 और 16 तक मध्य प्रदेश की जीडीपी में वृद्धि दर कितनी रही? अब देखिए कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन था, यहाँ पे 15 से लेके मतलब 2011-12 के फाइनेंशियल ईयर से लेके 15-16 तक की पूछी गई थी, इस बीच की ही सिर्फ पूछी गई थी, इसीलिए इस प्रश्न को क्या कर दिया गया था? डिलीट कर दिया गया था। बहुत ज्यादा इसमें विवाद की स्थिति बन रही थी तो डिलीट कर दिया गया। तो जब डिलीट ही कर दिया गया तो हम भी इसमें बातचीत नहीं करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष में सृजित किया गया था? तो भाई 1951 में ये जो संसदीय सचिव है ना, जो सेक्रेटरीट में रहते हैं हमारे, किससे? पार्लियामेंट से रिलेटेड इसका सृजन किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए भाई अनुच्छेद यहाँ पर पूछ दिया गया है 370, 71 बार बार पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। 70 में तो सीधा जिक्र जम्मू कश्मीर का, और 71 के ABCD EFG पूरे में क्या अलग अलग राज्यों का स्पेशल जो प्रोविजन है वो वर्णन किया गया है, इसीलिए ये बार बार पूछे जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो पंचायती राज है वहां पे भी पूरी की पूरी सीक्वेंस में आपको याद होने चाहिए अनुच्छेद, और यहाँ पर भी जो आपको 300 मतलब पंचायती राज वाले हैं 243 वाली रेंज में, और यहाँ पे आ रहे हैं 371 वाली रेंज को, तो 371 वाली भी रेंज के आपको पूरे याद होने चाहिए। बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं यूपीएससी में भी, पीएससी में भी, वनडे एग्जाम में भी। चलिए देख लीजिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 43 का आंसर आना चाहिए सी, मेघालय वाला, है ना। क में क्या है? नागालैंड, ख में है आसाम, और घ में आ रहा है आंध्र प्रदेश, ग में मेघालय नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी? अनुसूचित जाति का मतलब एससी के लिए रखी गई है 44वें नंबर का आंसर आएगा, आपको पता है D, 84 सीट्स। अगले प्रश्न की तरफ देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर राज्यसभा की सीटों का आवंटन पूछ लिया गया है, तो ये भी आपको मोटा माटी क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ल्यूशन में स्पष्ट में दिया हुआ है। इसका आंसर आएगा ए, आंध्र प्रदेश के लिए 18 सीटों का आवंटन नहीं किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि लक्ष्मीबाई, देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई। बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है ये, खास तौर से मध्य प्रदेश के स्पोर्ट्स से संबंधित है ना। स्पोर्ट्स से मैं आपको बताता हूँ, बार बार अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, इसीलिए यहाँ पर आया है। तो लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना हुई 1957, बी इसका आंसर आएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास कि एन पासेंट, देखिए खेल से संबंधित शब्दावली आ गई। एन पासेंट किस खेल से संबंधित है, तो 47 का आएगा किसका, डी शतरंज। एन पासेंट किससे संबंधित है, शतरंज खेल से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था। मैं करंट अफेयर की सीरीज में बार बार आपसे बताता हूं, बार बार, ये देखिए क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता है, देख लीजिए आप, अभी लेटेस्ट 18 में ही प्रश्न पत्र में ये आया हुआ है। तो आपको पता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले 91-92 में ए विश्वनाथन आनंद को दिया गया था, है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। अगला प्रश्न है हमारे पास कि लिब्रो किस खेल से संबंधित है। ये भी शब्दावली से ही संबंधित प्रश्न आ रहा है। तो लिब्रो हमारा आता है 49 वाले में, आंसर आएगा वॉलीबॉल से संबंधित है, डी इसका क्वेश्चन का आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रथम बार सन 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन बने थे। देखिए प्रथम आपसे एक ही प्रश्न पत्र में आपसे प्रथम कौन पूछ लिए गए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पूछ लिया गया, और यहीं पर आपसे पूछ लिया गया प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, कितना इंपॉर्टेंट रखता है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इन स्पोर्ट्स से संबंधित क्या है, करंट अफेयर प्लस बेसिक नॉलेज की। तो इसका आंसर आने वाला है क्या, नाम्बियार, भारद्वाज, भागवत, तीनों। इसका आंसर आएगा डी, उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। हमारे पास अगला प्रश्न है, यह बार बार पेपर में आता है और आप लोग गलत करके आ जाते हैं। मैराथन रेस की दूरी कितनी होती है। आपने देखा न्यूज़पेपर में हमेशा लिख कर आता है मैराथन दूरी, जब कभी भी दौड़ी जाती तो वहां पर शुरुआत यहीं से की जाती है कि इतना इतना दूरी थी। तो अगर आप बताना चाहें तो बता सकते, चलिए मैं ही बता देता हूं। इसकी दूरी थी सी, 51 का आंसर आएगा सी, 26 मील 385 गज। ये इसकी क्या होती है, दूरी होती। तो भूलिएगा मत, अधिकतर बच्चे 42 किलोमीटर लगा के आ गए थे। जब गज में दिया गया है इतना स्पष्ट, तो किलोमीटर में लगाने की क्या जरूरत है। और किलोमीटर में भी सिर्फ 42 किलोमीटर लिखा, पॉइंट में नहीं बताया गया है। और यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट बोल दिया गया है 26 मील 385 गज, यही इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, किस भारतीय खिलाड़ी ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। तो आपको पता है जो फ्लैग बियरर थे, जो मैंने 2019 के करंट अफेयर में आपको बताया था, 52 में हमारा आंसर आएगा अभिनव बिंद्रा। शूटिंग में इंडिविजुअल में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत देश के पहले व्यक्ति। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। अगला प्रश्न है हमारे पास, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, 29 अगस्त, सी इसका आंसर आएगा। हमारे हॉकी के जादूगर कौन है, ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर यह मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। अगले प्रश्न की तरफ चलिए, 54 नंबर पे, वह खिलाड़ी कौन है। देखिए ये देखिए ये प्रश्न कितना ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है और कॉम्प्लिकेटेड भी है। वह खिलाड़ी कौन है जिसे अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राजीव गांधी खेल पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये सबका सब प्रदान किए गए हैं, 4-4 पुरस्कार। 54 नंबर का आंसर आएगा क्या, पुलेला गोपी चंद। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं फिर से कह रहा हूं, देखिए कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राजीव गांधी और पद्मश्री। अधिकतर बच्चे सचिन तेंदुलकर लगाकर आए थे। सचिन तेंदुलकर जी को द्रोणाचार्य पुरस्कार नहीं मिला है, द्रोणाचार्य पुरस्कार गुरु को दिया जाता है। तो यहाँ पे सचिन तेंदुलकर तो अभी उन्होंने ऐसा कोचिंग का काम तो किया नहीं है, उनको मिलेगा नहीं। अभिनव बिंद्रा को भी नहीं मिलेगा। प्रकाश पादुकोणे और पुलेला गोपीचंद बनते हैं, तो पुलेला गोपीचंद इन सभी पुरस्कारों से सम्मानित व्यक्ति हैं। आगे बढ़ते हैं, है ना, ऐसे ही प्रश्न हल किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी घाटी भ्रंश घाटी नहीं है। भाई रिफ्ट वैली नहीं है, इसका आंसर आएगा क्या, डी, चंबल घाटी। चंबल घाटी क्या है, ड्रिफ्ट की कोई इसमें संभावना नहीं दिखती है। ठीक है भाई, हम देखते हैं आगे चलिए। आगे हमारे पास मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ कहां पर स्थित है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर देखिए बहुत सी कॉम्प्लिकेटेड की स्थिति बन गई थी कि भाई लगाया क्या जाए। सतपुड़ा रेंज में ही आता है क्या, महादेव श्रेणी। तो या तो सतपुड़ा लगाया जाए, सतपुड़ा श्रेणी, या महादेव श्रेणी लगाया जाए।
इसीलिए इस प्रश्न को भी रद्द कर दिया गया था आयोग के द्वारा, इसलिए इसका आंसर नहीं बताया गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है। चंबल नदी का जिक्र किया गया है। चंबल नदी क्या बुंदेलखंड रीजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो 57 का आंसर हमारा बेतवा, बेतवा नदी चंबल नदी पर नहीं मिलती है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारे पास मध्य प्रदेश का कौन सा जिला गुजरात और राजस्थान की राज्य की सीमाओं को, देखिए मैप से संबंधित प्रश्न है। अगर आप मध्य प्रदेश का मैप बीच बीच में देखते होंगे तभी प्रश्न कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे, या वहां का कोई लोकल आदमी होगा तो ही कर पाएगा। तो इस 58 वाले का हमारे पास आंसर आया क्या, झाबुआ। झाबुआ आपको पता है गुजरात और राजस्थान से क्या दोनों से लगता है। बहुत से बच्चे अलीराजपुर मार के आए थे, गलत हो गया था। कुछ बच्चे क्या रतलाम भी टिक करके आए थे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारे पास मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है। ये तो इजी सा क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है भाई, मानसूनी जलवायु है ना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारे पास कि मलाजखंड बहुत बहुत प्रसिद्ध है। यह मलाजखंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है। तो इसका आंसर आएगा क्या, तांबा, बी। मलाजखंड क्या तांबे की खानों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजातीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है। यहां देखिए एक तो संख्या से संबंधित प्रश्न बनता है और एक प्रतिशत से संबंधित प्रश्न बनता है। तो यहां पर आपसे जो प्रश्न पूछा गया है वो क्या है, प्रतिशत से संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि सबसे ज्यादा एसटी की प्रतिशत जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो प्रतिशत जनसंख्या सबसे ज्यादा है यहाँ पर अलीराजपुर से। अलीराजपुर कौन से जिले से टूटा था, झाबुआ जिले से टूटा था। अगला प्रश्न देखिए, गुजरी महल किसने बनवाया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई ये। गुजरी महल बनवाया था किसने, शाहजहां ने बनवाया था। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ध्यान दीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित। देखिए एनएच वाले प्रश्न आते हैं, 2019 के पेपर में देखा आपने, नंबर चेंज होने के बाद पूछे गए और यहां पर भी स्पष्ट पूछे जा रहे हैं। NH3 पर क्या स्थित नहीं है, स्पष्ट प्रश्न देखिए, NH3 पर क्या स्थित नहीं है। तो NH3 पर यहां पर स्थित नहीं है भाई सुजालपुर, है ना, सेंधवा है, मऊ है, सारंगपुर है, सुजालपुर NH3 में स्थित नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलिए, मध्य प्रदेश के 2017 और 18 के बजट में AMRUT योजना के लिए कितना प्रावधान किया। AMRUT मतलब अमृत योजना, है ना, आपको याद होगा अमृत योजना। 2017 और 18 के बजट में कितना प्रावधान किया गया था, करंट से संबंधित प्रश्न है, 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। तो करंट की योजना का आपका सीधा सीधा पैसा भी पूछा जा सकता है कि कितना पैसा इस योजना में दिया गया है, ये बताने की कोशिश कर रहा है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले का लिंगानुपात 1000 से अधिक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपने क्या है थोड़ा बहुत भी जनसंख्या पढ़ा होगा तो डी आंसर आएगा इसका। डिंडोरी का जो घनत्व है वो लिंगानुपात है वो 1000 से अधिक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, इनमें से कौन मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव ने, देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि मुख्य सचिव से संबंधित प्रश्न आते हैं, यहां पर फिर रिपीट कर दिया है कि मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव नहीं रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव नहीं रहे हैं कौन भाई, नरोन्हा, है ना, PK नरोन्हा, डी इसका आंसर आएगा कि ये मुख्य सचिव नहीं रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलिए, अगला प्रश्न है हमारे पास 67 नंबर का, मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था 1995 में, बी इसका राइट आंसर आएगा, जिला योजना समिति। अगला प्रश्न देखिए, तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में वित्तीय सहयोग प्रदान करने वाला, देखिए ये भी क्या है, किससे संबंधित, योजना से संबंधित प्रश्न है। वित्तीय सहयोग प्रदान करने वाला कौन सा संगठन रहा है। तो इसमें आंसर आएगा हमारा C, IFAD। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखिए ये भी योजना से संबंधित है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ की गई। तो ये आएगा 2010 और 11 में। आपको पता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी, अटल बिहारी वाजपेयी के समय पर क्या है जारी की गई थी। तो यहाँ पर ये जस्ट 2010 में 10-11 में मुख्यमंत्री सड़क योजना की शुरुआत की गई थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम, MP इंक्यूबेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी किस वर्ष से लागू की गई है। तो इसका आंसर आएगा भाई 2016, है ना। जब 2014 में स्टार्टअप की एकदम से सरकार ने बात करी थी सेंट्रल की, तब उसके बाद की कहानी है। तो 2016 में ये स्टार्टअप पॉलिसी स्टार्ट की गई थी, किसने, मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। जनवरी 2018 में फ्रेंड्स ऑफ MP एनक्लेव किस शहर में आयोजित
किया गया था। करंट से संबंधित क्वेश्चन है, तो ये इंदौर में आज बड़े बड़े जो फंक्शन है वो अधिकतर इंदौर शहर में ही आयोजित किए जाते हैं, है ना। अगला प्रश्न देखिए, अटल ज्योति योजना 2003, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था, अधिकतर बच्चे गलत करके आए थे, के अंतर्गत ग्रामीण कृषि क्षेत्र को न्यूनतम कितने घंटे बिजली देने का प्रावधान किया गया था। तो न्यूनतम बात की गई थी 10 घंटे की अटल ज्योति योजना, ताकि प्रॉपर सिंचाई की सुविधा में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो और कृषि क्षेत्र का विकास ज्यादा से ज्यादा हो सके। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर पर लिखित जानकारी के संग्रह को जो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध है को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है क्या भाई, www, वर्ल्ड वाइड वेब। बहुत इजी सा क्वेश्चन था। अगले प्रश्न की तरफ चलिए, वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउजर पर प्रदर्शित होने वाला पहला पेज क्या कहलाता है। आपको पता है, ए होम पेज कहलाता है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि डैश 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 खोज क्षमता, ईमेल, समाचार, स्टॉक की कीमतें, मौसम संबंधी जानकारी, खेल और मनोरंजन जैसी सेवाएं कौन प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है, कोई पोर्टल, जो पोर्टल बनाया जाता है वही आपको ये सारी की सारी चीजें स्पेसिफिक प्रदान करेगा। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, बी आने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ चलिए भाई। अगला प्रश्न है हमारे पास 76 नंबर का, निम्नलिखित संक्षेप रूपों में से कौन सा सामान्य रूप से अवांछित जंक ईमेल का वर्णन करता है। तो यहाँ पे इसमें से क्या है, देखिए भाई ये भी आपको पता है, अगर आप अपनी ईमेल खोलते रहते हैं तो स्पष्ट दिख जाता है। इसका आंसर है डी, स्पैम का एक बना रहता है, वो क्या है, जंक ईमेल रहती है। नेक्स्ट देखिए, एक जानबूझकर विघटनकारी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर से कंप्यूटर तक फैलता है को क्या कहा जाता है। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, वायरस। वायरस क्या रहता है, एक विघटनकारी सॉफ्टवेयर रहता है जो आपके कंप्यूटर को भी खराब करता है, दूसरे के भी कंप्यूटर को खराब करता है। नेक्स्ट देखिए, 78 नंबर पर हमारा प्रश्न आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए एक आवश्यक घटक नहीं है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है 78 नंबर वाला। इसका आंसर है टेलीफोन। वीडियो कैमरा आपको लगेगा तब तो आप देखेंगे, डिस्प्ले डिवाइस आपको चाहिए तब तो आपको दिख पाएगा सामने वाला व्यक्ति, माइक्रोफोन होगा तब तो आपकी बात वहां तक पहुंच पाएगी। टेलीफोन का यहाँ पर उपयोग नहीं है क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी साइबर अपराध की 2 आवश्यक विशेषताएं हैं। जब ये आवश्यक विशेषता होंगी तभी आप अपराध कर सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण आता है। तो 79 का हमारे पास आंसर आने वाला है क्या, यहाँ पर आंसर आएगा बी, अपराधी कंप्यूटर दक्षता तथा कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की शिकार अनभिज्ञता। एक तो क्या है, इफिशियंसी ज्यादा हो अपराधी की, वो ज्यादा चीजों को जानता हो, और जो कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का जो शिकार व्यक्ति वो क्या हो, उसे अनभिज्ञ हो, तभी यहाँ पर बात बनती है। तो इसका आंसर आना चाहिए क्या, बी। अगले प्रश्न की तरफ देखिए। अगला प्रश्न है हमारे पास कि शब्द डैश डैश का आशय है एक ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी प्राधिकरण के कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगाकर घुसता है, जालसाजी के उद्देश्यों के लिए जानबूझकर वेबसाइट को विकृत करता है। तो 80 नंबर का आएगा हमारा आंसर क्रैकर, सी, है ना। ये क्या, जानबूझकर आपकी वेबसाइट को विकृत करता है, तो इसीलिए क्रैक कर देता है, इसलिए इसे क्रैकर कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है कि जब किसी वेबसाइट के ग्राहक नकली नेटवर्क यातायात के बाण के कारण इसे एक्सेस करने में असमर्थ होते हैं तो इसे निम्नलिखित में से किस प्रकार से जाना जाता है। तो 81 का आंसर आएगा हमारे पास क्या, डिनाइल ऑफ द सर्विस अटैक। जब आप चाहते हैं लेकिन नकली नेटवर्क क्या कर दिया है, यातायात बढ़ा दिया जाता है, बाढ़ सी आ जाती है, बाढ़ के कारण आप जो एक्सेस करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इसे डिनाइल ऑफ द सर्विस अटैक के नाम से भी जाना जाता है। डी इसका राइट आंसर आएगा। अगला प्रश्न देखिए, SC/ST एक्ट से आ गया। SC/ST एक्ट 1989 के अंतर्गत किस धारा में आर्थिक बहिष्कार को परिभाषित किया गया था। इसका आंसर आएगा हमारे पास बी, धारा 2 ख और ग। अगला प्रश्न देखिए, अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम अग्रिम जमानत को प्रतिबंधित किया गया है किस धारा के अंतर्गत। तो ये धारा के अंतर्गत धारा 18 में अग्रिम जमानत को प्रतिबंधित कर दिया गया है, गैर जमानती है, आपको यह पता होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। हमारे पास अगला प्रश्न है अनुसूचित जाति और जनजाति नियम। देखिए यहाँ पे नियम पूछ लिया गया स्पष्ट, खैर अब तो हट ही गया है SC/ST एक्ट, तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन देखिए जो संशोधित नियम भी पूछे गए, SC/ST एक्ट के नियम 1995 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत वार्षिक रिपोर्ट के लिए सामग्री का उपबंध किया गया। स्पेसिफिक धारा पूछ ली गई है, तो यह वाला जो प्रश्न है वो हटा दिया गया था, डिलीट कर दिया गया था, तो हम इस पे बात नहीं करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य नहीं है, जादू टोना करने या डाइन होने के अभिकथन
पर अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य को शारीरिक हानि पहुंचाएगा या मानसिक यंत्रणा देगा वह किस अवधि के कारावास से दंडित होगा। तो इसका हमारे पास आंसर आना चाहिए, क्या आना चाहिए बताइए। 85 का आंसर आएगा ए, जिसकी अवधि 6 माह से कम की नहीं होगी किंतु जो 5 वर्ष तक की हो सकती है, साथ में क्या, जुर्माना। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, आप लोग कंफ्यूज करने के लिए इतना बड़ा लिखा गया था ताकि बच्चे पढ़ पढ़ के क्या डर जाएं। तो 6 माह से 5 वर्ष तक की कारावास हो सकता है, साथ में जुर्माना भी आपको भरना पड़ सकता है जादू टोने से संबंधित वाले अपराध में। अगला प्रश्न देखिए, SC/ST एक्ट 1989 में कुल कितनी धाराएं हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, तो इसमें 23 धाराएं हैं, है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। 86 के बाद 87 में कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंदर सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की राज्य सरकार की शक्ति का उपबंध किया गया है। तो भाई आपको पता है सामूहिक जुर्माना कौन अधिरोपित करता था इस सिविल राइट एक्ट के तहत, राज्य की सरकार। तो राज्य का सरकार का उपबंध किया गया है नंबर बी, मतलब आपके ऑप्शन नंबर बी धारा 10A में, है ना, धारा 10 सेक्शन 10A में। अगले प्रश्न की तरफ चलिए, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1995 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण का उपबंध किया गया है। तो 88 में आंसर आ रहा है आपका डी, धारा 14 का सेक्शन नंबर 14A, सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारे पास, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंदर कंपनियों के द्वारा अपराध का उपबंध किया गया है। तो कंपनियों के द्वारा अपराध किया गया था धारा क्रमांक 14 में, इसका आंसर आएगा सी। अगला प्रश्न देखिए, यही है सिविल राइट एक्ट 1955 का विस्तार कहां पर है, बहुत महत्वपूर्ण था भाई, संपूर्ण भारत में इसका विस्तार किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन सही है। अब यहाँ पे प्रवृत्ति की जो इंप्लीमेंटेशन की डेट पूछी गई है, आपको पता होगी इसकी इंप्लीमेंटेशन की डेट थी बी 28 सितंबर 1993। तो याद रखिएगा इंप्लीमेंटेशन की डेट, मैं फिर से कह रहा हूं 28 सितंबर 1993, बी है इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पदेन सदस्य नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कौन राष्ट्रीय नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का पदेन सदस्य नहीं है। तो 92 में आपको पता होगा भारतीय विधि आयोग का अध्यक्ष यहां पर शामिल नहीं होता। अल्पसंख्यक आयोग होता है, SC/ST आयोग होता है, महिला आयोग होता है, बाद में दिव्यांगों का जो आयोग है उसका अध्यक्ष भी होता है, पिछड़ा वर्ग का भी होता है, लेकिन विधि आयोग का अध्यक्ष यहाँ पर पदेन सदस्य नहीं होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगों के सदस्यों की पदावधि, है ना, पदावधि क्या है, किस तारीख से होती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे पदावधि स्पष्ट पूछी गई है। 93 का आपके पास आंसर आएगा बी, 5 वर्ष की अवधि हो या 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 5 वर्ष या 70 वर्ष। बाद में रीअपॉइंट होने का क्या है, व्यक्ति अधिकारी होता है लेकिन 70 वर्ष से ज्यादा एज हो जाएगी तो वो दोबारा अपॉइंटमेंट नहीं पा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 175, धारा 178, धारा 179, धारा 180, धारा 228 में वर्णित अपराध के संदर्भ में मानव अधिकार आयोग को समझा जाता है। तो आपको पता है सिविल न्यायालय का अधिकार दिया गया था मानव अधिकार आयोग को, है ना, एक सिविल अधिकार जैसे कार्य करता है वह भी वैसे ही कार्य कर सकता है। अगले प्रश्न की तरफ देखिए, सशस्त्र बलों के सदस्यों के द्वारा मानव के अधिकारों के अतिक्रमण की शिकायतों के बारे में आयोग स्वप्रेरणा से या किसी की अर्जी की प्राप्ति पर क्या करेगा। अब बात यह आती कि करना क्या है, तो आप बताइए क्या करेगा। ये क्या करेगा, केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांग सकता है। तो इसका आंसर आएगा क्या, सी, 95 का आंसर आएगा सी। केंद्र सरकार से पहले बोलेगा कि आप क्या करिए, अपनी रिपोर्ट दीजिए, आखिर में कहां पर गलती हुई है और आखिर में यह केस कैसा है, उसके बाद फिर वो आगे की कार्यवाही करेगा। अगला प्रश्न देखिए, 96 का प्रश्न है हमारे पास, राज्य मानव अधिकार आयोग में सदस्य के रूप में उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या कोई आसीन जिला न्यायाधीश किसके परामर्श के पश्चात नियुक्त किया जा सकता है। तो 96 का बहुत इजी सा प्रश्न है, बी आएगा, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। पहले सीजे जो चीफ जस्टिस होता है राज्य का, उससे परामर्श लिया जाता है, उसके बाद ही किसी न्यायिक पद को क्या है, नियुक्ति दी जाती है ना। अगला प्रश्न देखिए, राज्य आयोग के अध्यक्ष के पद पर हुई रिक्ति की दशा में किसी एक सदस्य के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति किसे होती है। तो आपको पता है ये पूरी शक्ति किसमें निहित होती है, डी, राज्यपाल के पास निहित होती है पूरी की पूरी शक्ति। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, बहुत इजी सा प्रश्न था ये। अगला प्रश्न है, आयोग, राज्य आयोग का प्रत्येक सदस्य एवं मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन
कृत्यों का प्रयोग करने के लिए आयोग या राज्य आयोग के द्वारा नियुक्त या प्राधिकृत प्रत्येक अधिकारी क्या समझा जाता है? आपको पता है इसका आंसर आएगा बी, लोक सेवक समझा जाता है ना। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जब व्यक्ति लोक सेवक समझा जाएगा तभी आगे की कार्यवाही में भाग ले पाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राज्य आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? ये बहुत सारे बच्चे गलत करके आए थे, तो भाई वो राज्यपाल को नहीं देता है, किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? इसका आंसर आएगा बी, राज्य की सरकार में। फिर से रिपीट करूं, राज्य आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? राज्य की सरकार के समक्ष प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, अंतिम प्रश्न है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में सशस्त्र बल की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो राज्य के जो सशस्त्र बल है वो शामिल नहीं है। आपको पता है सशस्त्र बल का जो अधिकार है वो किसका है? जो बल से संबंधित मामले वो पूरे केंद्र के आते हैं, सिर्फ पुलिस दिया गया है राज्य को, तो यहाँ पर सशस्त्र बल आएगा ही नहीं। समझ गए आप? इसीलिए इसका आंसर आएगा बी। अतः हमारा ये 2018 के पेपर खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद है तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।